तो अपने जो पिछला वीडियो जो हमने दिया था वो था हमारा मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के ऊपर दोनों की परिभाषाएं देख ली थी कि मूलानुपाती सूत्र किसे कहा जाता है और अणु सूत्र किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अपने इन दोनों की परिभाषाओं के अंदर हमने देखा था कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है कि किसी यौगिक में जो उपस्थित तत्व है उन तत्वों का जो सरलतम अनुपात है, सरलतम अनुपात को क्या कहा जाता है, मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। जैसे अपने उदाहरण लिया था, उदाहरण के अंदर अपने देखा था C6H12O6, तो C6H12O6 जो हमारे पास ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का क्या है, अणु सूत्र है। ठीक है, और इसका जो सरलतम रूप अगर परिवर्तित करें तो सरलतम रूप इसका क्या बन सकता है, CH2O बन सकता है। अर्थात यह जो सूत्र इसका बनता है, इस सूत्र को क्या कहा जाता है, मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। ठीक है, फिर अपने कुछ उदाहरण देखे कि जैसे यहाँ पर अपने देखा कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न है। लेकिन अपने जैसे जल का उदाहरण लिया तो जल के अंदर जो H2O है, H2O ही इसका क्या है, अणु सूत्र है और यही इसका क्या है, मूलानुपाती सूत्र है, क्योंकि इसका सरलतम रूप और नहीं हो सकता है। तो सरलतम रूप और नहीं होने के कारण से अपने कह रहे हैं कि यही इसका क्या बन जाता है, अणु सूत्र, और यही इसका मूलानुपाती सूत्र आ जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को जैसे अपने कहा था कि ये जो सूत्र है वो काम में क्या काम आ रहे हैं अपने पास, जैसे अपने कहे हैं कि यहाँ पर अपने को इन तत्वों की प्रतिशत मात्राएँ अपने को दे दी जाए। ठीक है, और उस प्रतिशत मात्रा के आधार पर अपने उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र को अपने ज्ञात कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान, जो ये यौगिक है इसका मोलर द्रव्यमान हमारे पास 98.96 ग्राम इस यौगिक का मोलर द्रव्यमान है। तो अपने को क्वेश्चन कहता है कि इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे। ठीक है, तो ये अपने को आंकड़े दे दिए और आंकड़े अपने को किस में दिए गए हैं, प्रतिशत मात्राओं में अपने को आंकड़े दिए गए हैं। और इसके आधार पर अपने से क्या पूछा गया है, इसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र पूछा गया है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो अपने को द्रव्यमान जो प्रतिशत दिया है उस द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करेंगे। जो यहाँ पर अपने पास ये द्रव्यमान प्रतिशत दिए गए हैं, इन द्रव्यमान प्रतिशतों को किस में परिवर्तित किया जाता है, ग्राम में। तो पहला चरण हमारे पास आता है कि द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करना, कि जो हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत है इन द्रव्यमान प्रतिशतों को अपने किस में परिवर्तित कर देंगे, ग्राम में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये यौगिक है उस यौगिक को 100 ग्राम मानकर अपने चलते हैं कि अपने मानते हैं कि माना यह यौगिक का द्रव्यमान कितना ले लेते हैं, हमने 100 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो 100 ग्राम जब लेते हैं तो 100 ग्राम का मतलब अपने पास कि जैसे अपने को टोटल ये जो द्रव्यमान है जो प्रतिशत निकाली गई है वो 100 में से निकाली गई है, 100 ग्राम में से निकाली गई है। तो जब 100 ग्राम में से निकाली गई है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का जो भार आएगा इसके आधार पर अपने को जो प्राप्त होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारे पास 4.07 ग्राम हो जाएगा। दूसरा कार्बन है, कार्बन हमारे पास 24.27 ग्राम हो जाएगा। और तीसरा जो तत्व है वो क्लोरीन है, इसका जो द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारे पास 71.65 ग्राम द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो इन प्रतिशत मात्राओं से अपने क्या किया गया कि उस यौगिक का द्रव्यमान अपने कितना मान लिया, 100 ग्राम मान लिया। और 100 ग्राम मानने के बाद में अपने जब इसका मान निकाला गया इन तत्वों का तो प्रतिशत मात्राओं को किस में परिवर्तित कर दिया, ग्राम मान में अपने परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे चरण में क्या करते हैं कि अपने यहाँ पर कि जो ये अपने को ग्राम मात्राएं अपने को प्राप्त हो रही है, इन ग्राम मात्राओं से प्रत्येक तत्व की मोल संख्या में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा चरण क्या होगा, प्रत्येक तत्व की या प्रत्येक तत्व को मोल संख्या में परिवर्तित करना। ठीक है, अब मोल संख्या में परिवर्तित करने के लिए अपने जो सूत्र बताया गया था
वो सूत्र हमारे पास क्या था, आपने कहा था कि मोलों की संख्या निकालने का जो हमारे पास सूत्र था, n का जो मान निकालना था, उस n का मान निकालने के लिए हमने सूत्र बोला था कि पदार्थ का भार किसमें, ग्राम में, और बटे में अपने क्या लेते हैं इसका मोलर द्रव्यमान, और इसका जो मात्रक लेते हैं अपने पास वो क्या हो जाता है मोल ग्राम प्रति मोल अपने पास मात्रक प्राप्त होता है। तो अपने तीनों संख्याओं का या तीनों जो तत्व हैं इनका क्या निकाल लेते हैं, अपने इनकी मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पर ज्ञात करते हैं हाइड्रोजन की मोलों की संख्या। तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो अपने पास क्या आ रहा है कि हाइड्रोजन का जो ग्राम में भार अपने को दिया गया है वो दिया गया है अपने को 4.07 ग्राम, और हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना लेते हैं अपने 1.008 ग्राम अपने हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान लिया जाता है। कितना लेते हैं हमने 1.008 ग्राम प्रति मोल अपने इसकी क्या ले लेते हैं मोलर द्रव्यमान इसका ले लिया जाता है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो तत्व है वो कौन सा है, कार्बन है। तो कार्बन के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो कार्बन के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना है हमारे पास 24.27 ग्राम, और बटे में कार्बन का जो मोलर द्रव्यमान है 12 ग्राम प्रति मोल कार्बन का अपने को जो मोलर द्रव्यमान है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कार्बन का अपने को मोलर द्रव्यमान प्राप्त हुआ जो कितना है हमारे पास 12.9 ग्राम कार्बन का मोलर द्रव्यमान हमारे पास है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा तत्व हमारे पास जो है वो तीसरा तत्व कौन सा है हमारे पास, क्लोरीन। तो क्लोरीन की मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो क्लोरीन का अपने को जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना है 71.65 ग्राम, और क्लोरीन का जो मोलर द्रव्यमान होता है, अब क्लोरीन अपने पास यहाँ पर बात की जो क्लोरीन तत्व है उस क्लोरीन तत्व का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है 35.45 ग्राम प्रति मोल अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों के अपने पास सभी तत्वों की क्या ज्ञात कर लेंगे, इस तरह से अपने मोल संख्याएं ज्ञात कर ली जाएगी। ठीक है, तो पहला चरण द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित कर देंगे, और दूसरे चरण में क्या करेंगे प्रत्येक तत्व की मोल संख्या में क्या कर लेंगे, इनको परिवर्तित कर लिया जाएगा। अब आपने जब इनको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने पर जैसे हाइड्रोजन के जो मोलों की संख्या आई, तीनों तत्वों की मोलों की संख्या देख लेते हैं। अपने पास यहाँ पर क्या है मोलों की संख्या। ठीक है, तो जैसे उसको हल किया तो हल करने पर अपने पास जो हाइड्रोजन के जो मोलों की संख्या अपने को प्राप्त हुई वो अपने को 4.04। ठीक है, दूसरा तत्व कौन सा था, कार्बन था। तो कार्बन के जो मोलों की संख्या अपने को प्राप्त होती है 2.021, और तीसरा तत्व था हमारे पास क्लोरीन। तो क्लोरीन की जो मोलों की संख्या अपने को प्राप्त होती है वो भी हमारे पास क्या है 2.021 क्लोरीन के मोलों की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपने उनको हल करके अपने जो मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। अब इसके बाद जो तीसरा चरण होगा कि जो अपने को जो ये मोल जो मान प्राप्त हो रहे हैं उनमें से सबसे छोटी संख्या से इसको क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो अपने कहते हैं इसमें तीसरा चरण ऊपर प्राप्त मोल संख्या में से प्रत्येक को सबसे छोटी मोल संख्या से विभाजित करना। ठीक है, तो अपने को ऊपर कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं, जब पहला अपने को प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, अपने को 4.04 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ वो कौन सा है 4.04।
दूसरा अपने को मान प्राप्त हो रहा है वो 2.021 और तीसरा मान भी हमारे पास 2.021 है। तो आपने कहा कि ऊपर जो प्राप्त मूल संख्याएं हैं, जो मूल संख्याएं हैं, इनको अपने क्या कर देंगे, सबसे छोटी मूल संख्या से विभाजित करेंगे। तो ये तीनों में से दो संख्या तो समान है, एक अलग है, लेकिन इन दोनों में से जो अपने कहते हैं ये संख्या जो है, ये दोनों संख्या क्या छोटी है, तो ये जो संख्याएं हैं इनको अपने क्या कर देंगे, सबसे छोटी संख्या से क्या कर दिया, सभी को विभाजित कर दिया। ठीक है, तो ये अपने क्या कर दिया, सभी का विभाजन कर दिया। तो विभाजन करने पर अपने पास जो इसका जो हल प्राप्त हो रहा है वो अपने पास प्राप्त कितना हुआ, इसका जो मान अपने को 2, इसका मान 1 और इसका मान भी क्या प्राप्त हुआ, अपने को 1 प्राप्त हुआ। ये जो अपने मान था वो किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए, ये जो मान था अपने लिए कार्बन के लिए था, और ये जो मान है वो किसके लिए, अपने पास क्लोरीन के लिए था। तो तीनों तत्वों के लिए जो अपने को क्या है यहाँ पर मान प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन व क्लोरीन के अपने को अनुपात प्राप्त हुए। हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का अपने को अनुपात प्राप्त हो गया। जो अनुपात हमारे पास क्या आया, 2:1:1। तो इन तीनों तत्वों का जो अनुपात अपने को जो प्राप्त हुआ, 2:1:1 अनुपात अपने को यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये जो अनुपात प्राप्त होते हैं, अगर ये अनुपात पूर्ण संख्या में न हो, जैसे यहाँ पर देखें कि यहाँ पर तीनों अनुपात क्या है, अपने पास पूर्ण संख्या में है, तो अगर वो पूर्ण संख्या में न हो तो इन्हें किसी उपयुक्त गुणांक से गुणा करके इसे किस में परिवर्तित कर लिया जाता है, पूर्ण संख्या में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर अपने पास कहीं जो दूसरा अगर कोई क्वेश्चन आपको दे रखा हो और इसमें अगर कहते हैं कि अगर अनुपात पूर्ण संख्या में न हो तो इन अनुपातों को किसी संख्या से गुणा कर पूर्ण संख्या प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, गुणा किसको किया जाता है, सभी संख्याओं को यहाँ पर क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। जैसे अगर अपने बात करें कि यहाँ पर जो अनुपात अपने को 2:1:1 प्राप्त हो रहा है, अगर यही अनुपात अपने को 2:1:0.5 प्राप्त होता है, यही अनुपात अपने को कैसा प्राप्त होता, 2:1 कैसा प्राप्त होता, 0.5 अनुपात प्राप्त होता। तो ये अपने देखा कि जो तीसरा अनुपात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो अपने क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को किसी एक संख्या से गुणा कर इसको पूर्णांक में बदल लेते हैं। तो जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, इन तीनों को किससे गुणा कर देता हूँ, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 4:2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अपने को प्राप्त हो जाता है। तो ये किस कंडीशन में की जाएगी ये चीज़, कि अगर तीनों में से कोई एक अनुपात कैसा है, भिन्नात्मक प्रवृत्ति का अगर अनुपात अपने को प्राप्त हो रहा है तो अपने को वहाँ पर गुणा करना है। लेकिन यहाँ पर अपने को तीनों अनुपात कैसे प्राप्त हो रहे हैं, सरल अनुपात के रूप में प्राप्त हो रहे हैं अपने को, अतः इसको गुणा करने की आवश्यकता अपने को नहीं रहती है। ठीक है, तो अब अपने पास ये जो तीनों अपने को जो अनुपात प्राप्त हुए, वो अनुपात अपने पास पूर्ण संख्याओं में अपने को अनुपात प्राप्त हो रहे हैं। तो अब अपने क्या करते हैं, इन सभी तत्वों के संकेत लिखकर क्रमशः ऊपर प्राप्त संख्याओं को उनके साथ दर्शाकर अपने क्या प्राप्त कर लेते हैं, इनका मूलानुपाती सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो चौथा चरण रहेगा, उस चौथे चरण में क्या करेंगे, अपने सभी संख्याओं के जो प्रतीक है या जो अपने सभी तत्व हैं, इन सभी तत्वों के प्रतीक लिख देते हैं। सभी तत्व कौन से हैं, अपने पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो आपने क्या कहा कि सभी तत्वों के प्रतीक लिखकर या संकेत लिखकर जो उनसे जो प्राप्त संख्याएं उनके साथ दर्शा दी जाती है। तो अपने को यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 और क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1। तो उन संख्याओं को इनके साथ दर्शा दिया। जो एक होता है उसको कभी दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई संकेत लिखा गया है, उस संकेत का अर्थ ही हमारे पास क्या होता है, एक ही होता है। अतः उस संख्या को अपने को कभी भी प्रदर्शित करने की अपने को आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से अपने को जो ये सूत्र प्राप्त होता है, वो सूत्र हमारे पास कैसा हो गया, मूलानुपाती सूत्र अपने को प्राप्त हो गया। तो ये अपने जब संकेतों को प्रतीक लिखकर प्रतीक को उनकी संख्याओं के साथ प्रदर्शित कर देते हैं, तो वो अपने पास कैसा सूत्र प्राप्त होता है, अपने को मूलानुपाती सूत्र अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इन मूलानुपाती सूत्र से अपने क्या ज्ञात करेंगे, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कर लिया जाएगा।
तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान अपने पास कितना आया, यहाँ पर कार्बन का जो द्रव्यमान था वो कितना था 12, हाइड्रोजन का आपने कितना लिया था 1.008 गुणा कितने से कर देते हैं 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, और क्लोरीन का जो आपने लिखा था 35.45 और क्लोरीन की संख्या कितनी है 1 ही है हमारे पास। तो इन तीनों संख्याओं का क्या कर लिया जाता है, योग कर लिया जाता है, और योग करके अपने मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कर लिया जाता है, जो अपने को 49.48 ग्राम अपने को प्राप्त हुआ। तो 49.48 ग्राम ये जो द्रव्यमान जो प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान अपने को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो चौथा चरण हमारे पास था जिसमें अपने क्या किया, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान को ज्ञात कर लिया गया। अब इसके बाद में अपने क्या करेंगे कि जो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान है उसको अपने क्या करेंगे, जो मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से क्या कर दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा। तो पांचवा चरण क्या हुआ, मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित करना। ठीक है, तो अपने पास जो ये इस चीज़ को अपने जो द्रव्यमान को विभाजित करेंगे इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, अपने यहाँ से एक संख्या निकल कर आएगी और उस संख्या को अपने क्या नाम दे दिया जाएगा, यहाँ पर n नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो मोलर द्रव्यमान था वो कितना था 98.96 था, जो अपने क्वेश्चन में दे रखा था 98.96 ग्राम, ये अपने पास मोलर द्रव्यमान था। इसको किससे विभाजित करना है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान जो अपने को कितना प्राप्त हो रहा है 49.48 ग्राम अपने को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से अपने क्या ज्ञात करते हैं, अपने का n का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से अपने पास जो n का मान प्राप्त हुआ वो अपने को कितना प्राप्त हो जाता है, 2n का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो n है इस n को अपने क्या करेंगे, यहाँ पर जो छठा चरण बनेगा वो छठा चरण क्या होगा कि अपने को क्या ज्ञात करना है, आणविक सूत्र ज्ञात करना है। तो आणविक सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे अपने, तो आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो n है n का गुणा मूलानुपाती सूत्र से कर देते हैं। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र हमारे पास क्या था CH2Cl, और इसका n का जो मान है हमारे पास कितना है 2 है। तो इसका गुणा जब इसके साथ किया जाता है तो हमारे पास इसका जो मान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ C2H4Cl2। ठीक है, तो ये जो सूत्र अपने को प्राप्त हो रहा है वो सूत्र कैसा है हमारे पास, इस सूत्र को क्या कहा जाता है, आणविक सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस सूत्र को क्या नाम दे दिया जाएगा, आणविक सूत्र इसको नाम दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में ही पूछा गया था, तो अपने यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र को यहाँ पर ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को हल किया और हल करने पर हमारे पास जो मूलानुपाती सूत्र जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है C2H4Cl2 अपने को यहाँ पर इसका मूलानुपाती सूत्र अपने को प्राप्त हो गया। तो अभी जो क्वेश्चन हल किया उसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन अपने को दिया गया है। ये क्वेश्चन कहता है कि आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत 69.9 ग्राम तथा 30.1 ग्राम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे, हल उन्हीं चरणों में करना है। सबसे पहला जो चरण हमारे पास था द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करना। ठीक है, तो पहला चरण हमारे पास था द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित। ठीक है, तो पहले चरण में आप इसी तरीके से करेंगे इसके। दूसरा जो चरण आपके पास आएगा वो चरण हमारे पास बनेगा कि प्रत्येक तत्व की मोल संख्या ज्ञात करना। प्रत्येक तत्व की मोल संख्या ज्ञात करना। ठीक है, 2 चरण हो गए। तीसरा चरण जो अपने इसमें प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे, जब ये मोल संख्या अपने को जो प्राप्त होती है इन मोल संख्याओं को प्रत्येक को
सबसे छोटी प्राप्त मोल संख्या से विभाजित करना। चौथा जो चरण हमारे पास होगा वो होगा कि जो अपने इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? जो अपने को यहाँ पर विभाजित करने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वो पूर्ण संख्या में है तो तत्वों के प्रतीक लिखकर उन पूर्ण संख्याओं को साथ में लिख दिया जाएगा, और यदि वह पूर्ण संख्या नहीं है तो अपने को उन संख्याओं को ऐसी संख्या से गुणा कर दिया जाएगा कि वो पूर्ण संख्या में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करने के बाद में अपने क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अगले चरण में क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान को ज्ञात कर लिया जाएगा। और जो छठा चरण होगा उसके अंदर अपने क्या करेंगे कि जो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात किया है उससे अपने n का मान ज्ञात करेंगे। n कैसे ज्ञात करेंगे? अपने आपको बताया था कि जो मोलर द्रव्यमान है या उसको अपने किससे भाग दे देंगे, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से क्या कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अपने क्या ज्ञात कर लेंगे, सातवें चरण के अंदर अपने यहाँ पर आणविक सूत्र को ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये 7 चरणों के अंदर इस प्रश्न को आप हल करेंगे। ठीक है, और आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप उस आंसर को लिख देंगे।